हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 20, जिसमें हम जानेंगे भारत और सेंट्रल एशिया यानी भारत और मध्य एशिया के बीच में किस तरह से संपर्क कायम हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। और बाकी आप लोग के मैंने कॉमेंट्स पढ़े थे क्वेश्चन को लेकर, काफी सारे कॉमेंट्स थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीक से जो हमारे सेशंस होंगे मंडे वेंसडे को, वहां पर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो प्रीवियस जो हमारे कुछ लेक्चर्स थे उनको हम एक बार कर लेते हैं क्विकली रिवाइज कि कब से कब तक कहां तक हम लोग घूम कर आए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या जाना था, हमारा जो पहला बोल सकते हैं जो पहला टाइम पीरियड था, पहला टाइम पीरियड हमने किस नाम से जाना था, स्टोन एज, या फिर जिसे क्या बोलते हैं पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल के बाद जो दूसरा टाइम पीरियड था उसे हम क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, वैदिक एज के बारे में या फिर वैदिक कल्चर के बारे में। एक स्टेप आगे बढ़ गए, वैदिक एज के बाद हमने नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसका क्या नाम था, तो वैदिक काल के बाद हम जानते हैं महाजनपद। और महाजनपद में हमने एक एम्पायर के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था मगध महाजनपद, जो एम्पायर में कन्वर्ट हुआ था। फिर इस मगध पर ही हमें आगे रूल करते हुए दिखाई देते कौन, मौर्यंस। मौर्यंस के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले कि किससे जुड़ा हुआ है, मौर्यंस के बाद जिसे हम बोलते हैं पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड। पोस्ट मौर्यन क्या टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड था जब मौर्यंस डिक्लाइन हो चुके थे, मौर्यंस का पतन हो चुका था। ठीक है, तो मौर्यंस आपको पता है इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट पर रूल कर रहे थे। इवन मैं बोलूंगी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जो एक टेरिटोरियल रीजन हमें दिखाई देता है वो किसके टाइम पीरियड में दिखाई देता है, मौर्यंस के टाइम पीरियड में। तीन इसके फेमस रूलर हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर हमने पढ़ा था अशोका के बारे में। ठीक है, और फिर अशोका के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो अपने इस एम्पायर को होल्ड कर पाए। और हमें दिखाई देता है कि मौर्यन एम्पायर दो पार्ट्स में टूट जाएगा। ओके, दो पार्ट्स में कौन कौन सा, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ठीक है, मौर्यन एम्पायर का ये वाला जो हिस्सा हमें दिखाई देता है, यहां पर हमें कौन रूल करते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें बोलते हैं हम देसी उत्तराधिकारी या फिर उन्हें कहा जाता है नेटिव सक्सेसर। नेटिव सक्सेसर्स का मतलब है कि जो भारतीय थे वही भारतीय यहां पर रूल करेंगे। मौर्यंस के डिक्लाइन के बाद पाटलिपुत्र में भारतीय ही रूल करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे देसी उत्तराधिकारी में हमें अलग अलग वंश दिखाई देते हैं। मौर्यंस को रिप्लेस करके सबसे पहले कौन आते हैं, शुंग आते हैं। शुंग को रिप्लेस करके कण्व आते हैं। कण्व के बाद हम देखते हैं चेदी और फिर हम देखते हैं सातवाहन। चेदी का बहुत कम टाइम पीरियड था तो फिर हम सातवाहन को डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, लेकिन ये तो मैंने बात की इस वाले जगह की, लेकिन इस वाले हिस्से का क्या था, क्योंकि मौर्यन एम्पायर तो नॉर्थ वेस्ट तक फैल चुका था ना, तो ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था भारत का, ये भी मौर्यन एम्पायर जब डिक्लाइन होता है तो ये क्षेत्र पर भी हमें फॉरेन सक्सेसर्स दिखाई देते हैं या फिर विदेशी उत्तराधिकारी दिखाई देते हैं। ये विदेश से आए थे और आकर यहाँ पर अटैक करते हैं और अटैक करके क्या करते हैं, रूल करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हमें कौन कौन से फॉरेन इन्वेडर दिखाई दिए। तो सबसे पहले हमें उत्तर पश्चिम भारत में कौन दिखाई देता है, इंडो ग्रीक्स दिखाई देते हैं, जिसे आप बोलते हैं हिंद यवन कहा जाता है। इंडो ग्रीक के बाद नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करते हैं, शकों के बारे में। शक के बाद हमें कौन दिखाई देते हैं, पार्थियन दिखाई देते हैं। और पार्थियन के बाद हमें कौन दिखाई देते हैं बच्चों, कुषाण दिखाई देते हैं। तो वन बाय वन ये आते हैं और आकर रूल करते हैं और ये फॉरेन सक्सेसर्स थे या फॉरेन इन्वेडर्स थे जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रूल करेंगे। कब ये हमें दिखाई देता है, तो मौर्यंस का डिक्लाइन हो जाता है अप्रॉक्स 185 बीसी के आसपास या 185 ईसा पूर्व के आसपास मौर्यंस डिक्लाइन हो जाते हैं। ये थोड़ा सा आप सभी को याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब अब आप ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना पोस्ट मौर्यन, तो पोस्ट मौर्यन चैप्टर में हमें दो लोग दिखाई देंगे, एक इस वाले रीजन पर रूल करते हुए वंशज, एक इस वाले रीजन पे रूल करते हुए वंशज। ठीक है, इस वाले रीजन पे जो रूल करते हैं 180 बीसी से, उन्हें हमने बोला फॉरेन इन्वेडर्स। पहले ये आएंगे, फिर इनको रिप्लेस करके ये आएंगे, फिर इनको रिप्लेस करके ये आएंगे, फिर इनको रिप्लेस करके ये आएंगे। लेकिन इस वाले रीजन पर जो रूल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेटिव सक्सेसर या फिर देसी उत्तराधिकारी, जहां पर शुंग, कण्व, सातवाहन आते हैं, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। आज जो हमारा सेशन होने वाला है ये है कि जब मौर्यंस का डिक्लाइन हुआ, यहां पर कौन रूल करे उसको हम होल्ड पर डाल रहे हैं। पहले हम इसकी बात करेंगे कि उत्तर पश्चिम भारत में कौन रूल करते हैं।
विदेशी उत्तराधिकारी में हमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण ये दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये सब कहां से संबंधित है? सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया वाले भाग से। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है? मध्य एशिया से भारत का संपर्क, कि कैसे सेंट्रल एशिया और इंडिया जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के कनेक्शन में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर शकास के बारे में पढ़ेंगे, फिर पार्थियंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर इन्हीं का ब्रीफ देता है जो हमें यहाँ पर देखते हुए चलना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने आज आपको चार्ट बनाया है, आगे काफी जब तक हम सातवाहन कंप्लीट नहीं कर लेते, ये चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये जो सक्सेसर्स आएंगे, चाहे नेटिव सक्सेसर्स चाहे फॉरेन इन्वेडर्स, ये 185 BC से लेकर लगभग 300 AD तक हमें दिखाई देते हैं। 185 ईसा पूर्व से लेकर 0 और 0 के बाद 300 साल, यानी लगभग 500 साल हमें इनका टाइम पीरियड दिखाई देता है जब ये आते हैं, इन्वेड करते हैं, रूल करते हैं, ओके। या फिर ये यहाँ पे नेटिव सक्सेसर्स रूल करते हैं, तो 500 साल का इनका टाइम पीरियड था। उसके बाद हम किस पे चले जाते हैं? फिर हमारा आता है गुप्ता डायनेस्टी, उसके बारे में हम आगे की क्लास में स्टडी करेंगे। तो आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पहले आज फॉरेन सक्सेसर्स हमें कंप्लीट करना है, फिर हम नेक्स्ट पर जाएंगे। क्या बोल रहा है ये? यहाँ पर ये बात करता है किसकी, कि लगभग 200 ईसा पूर्व 200 BC के आसपास हमें दिखाई देता है कि मौर्यन साम्राज्य, इतना बड़ा जो एम्पायर था वो अब उतना बड़ा एम्पायर रहा नहीं। वो एम्पायर 200 BC तक तो दिखाई दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होगा। यानी सबसे बड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो एम्पायर था उसका नाम था मौर्यन एम्पायर, ठीक है। फिर बोल रहा है इस काल में सेंट्रल एशिया और भारत के बीच घनिष्ठ और व्यापक संपर्क स्थापित हुआ। लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास ही हमें दिखाई देता है भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में एक बहुत बड़ा कनेक्शन, जो अभी हम आगे चैप्टर में देखने वाले हैं। क्या इसके पहले भी कनेक्शन हुआ था? बिल्कुल हुआ था जी। हमने डिस्कस करा था ईरान का अटैक जब हुआ था और नॉर्थ वेस्ट पर रूल किया था उन्होंने 600 BC के आसपास, जब मगध महाजनपद एम्पायर में कन्वर्ट हो रहा था। फिर हमने सिकंदर के बारे में देखा था कि सिकंदर ने अटैक किया था किसके टाइम पीरियड में? धनानंद के टाइम पीरियड में नॉर्थ वेस्ट पर रूल किया था, और वहां पे यूनानी काफी लंबे समय तक बने रहे। तो ऐसा नहीं कि पहले इंडिया का इनसे कनेक्शन नहीं था, पहले भी कनेक्ट हुआ था। ईरान का अटैक हुआ था या यूनानियों का अटैक हुआ था। अब वापस से हमें ये चीजें दिखाई देंगी, लेकिन थोड़े से स्थानीय शासक सत्ता में आ गए, जैसे शुंग है, कण्व है, सातवाहन है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन से वाले हिस्से पे, जो ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट है, जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है, और ये जो दक्कन वाला पार्ट है, इनको अगर हम मिला दे तो ये वो रीजन था जहां पर हमें कौन रूल करते हुए दिखाई देंगे? नेटिव सक्सेसर्स, मौर्यंस को रिप्लेस करके शुंग, कण्व, सातवाहन। वहीं अगर हम मौर्यंस का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, जब वो टूटेगा तो वही पश्चिम उत्तर भारत में, यानी कि पश्चिम उत्तर वाला जो हिस्सा है, यहां पर मौर्यों के स्थान पर सेंट्रल एशिया से कई सारे अलग अलग राजवंश आएंगे और वो आके यहां पर रूल करेंगे, जिसमें हमें सबसे पावरफुल कौन दिखाई देते? कुषाण। यहां पर कुषाण के स्पेशली जिक्र किया है, लेकिन सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आते हैं, फिर शकाज आते हैं, फिर पार्थियंस आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। और कुषाण सबसे पावरफुल थे। इवन वो जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है ना, गंगा घाटी, वहां तक पहुंच जाते हैं। जो यहाँ पर आपको सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं सिल्क रूट तक पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। तो जो फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन हुए थे? कुषाण हुए थे। और कुषाण वंश का एक फेमस रूलर हमें दिखाई देता है जिसका नाम क्या था? कनिष्क। ओके, तो आई होप यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हिंद यूनानी। सबसे पहले कौन इन्वेड करेगा? किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इसकी वाली बात कर रहे हैं। तो अभी तो इसको आप होल्ड पे डाल दो, ठीक है, इस पर ही हम डिस्कस करेंगे। हिंद यूनानी की अगर हम बात करें तो लगभग 200 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम यूनानियों ने हिंदू कुश पार किया और वे उत्तर अफगानिस्तान के अंतर्गत अमू दरिया, ऑक्सिस के दक्षिण में बैक्ट्रिया में राज करने लग गए। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा है कि ये जो यूनानी है, यूनानी पहले भी भारत से संपर्क रख चुके थे, लेकिन आपको पता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य रूल करता
है तो 305 ईसा पूर्व में उसने अटैक किया था सेल्यूकस निकेटर वाले रीजन में, है ना, और काफी कुछ वहां से कॉन्कर कर लिया था। तो यहाँ पर राइटर बोलता है कि 200 ईसा पूर्व के हमें आसपास पता लगता है कि जो बैक्टीरिया वाला रीजन था ना, वहां पर दक्षिण में बैक्टीरिया, जो ऑक्सस का दक्षिण, ऑक्सस रिवर है यहाँ पे, उसके दक्षिण में एक क्षेत्र है जिसका नाम था बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया पर हमें कौन रूल करते हुए दिखाई देते? यूनानी। ओके, आगे बढ़ जाता है। आक्रमण का प्रमुख कारण था सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य की कमजोरी। हमें पता लगता है कि सेल्यूकस ने जो अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया था वो तो काफी वीक हो गया था ना। 305 में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अटैक किया था, उसको हरा दिया था, उससे कुछ समझौता भी कर लिया था, वो सब चीजें हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, इस साम्राज्य की स्थापना बैक्ट्रिया में और ईरान में संलग्न पार्थिया नामक क्षेत्र में हुई थी, जहां शकों के दबाव के कारण परवर्ती यूनानी शासक इस क्षेत्र से अपनी सत्ता रख नहीं पाए और फिर वो आगे मूव करेंगे। अब होता क्या है, हमें पता लगता है कि जो यूनानी थे ना, वो इस बैक्ट्रिया वाले रीजन में रूल कर रहे थे, ऑलरेडी रूल कर रहे थे। लेकिन ये हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनानियों की। यूनानियों के अलावा हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? शकों के बारे में पढ़ेंगे। और हमें पता लगता है ना कि शक जब इस क्षेत्र में जाते हैं, किधर? बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र में, तो यूनानियों पे दबाव पड़ता है और यूनानी इधर मूव करते हैं। समझ में आ गया? तो शक बैक्ट्रिया वाले रीजन में जा रहे हैं और बैक्ट्रिया में जब शकों से यूनानी पार नहीं पा रहे तो वो किधर आ रहे हैं? भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आ रहे हैं, जो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट, वहीं चीन में महादीवार के बन जाने से, जो चीन में इन्वेड हो रहा था, जब चीन में महादीवार बन गई, उसके बाद से शक लोग चीन की सीमाओं के बाहर धकेल दिए गए, इनको बाहर कर दिया गया। तो इस तरीके से मैप है ना, यहाँ पे हमारी नेबरिंग कंट्री है चाइना, जब इसकी महादीवार बन जाती है तो शकों को यहाँ से धक्का दिया गया। तो शक कहाँ पहुंचे? बैक्ट्रिया पहुंचे। और जब बैक्ट्रिया पहुंचे तो बैक्ट्रिया में ऑलरेडी बैठे हैं यूनानी, शकों ने यूनानियों को धक्का दिया तो यूनानी कहाँ पहुंच गए? यूनानी पहुंच गए इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑलरेडी वीक था, वहां पे पॉलिटिकली हमें वैक्यूम दिखाई देता है, पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक शून्य की स्थिति दिखाई देती है। ठीक है, अतः शकों से दबाव में आके बैक्ट्रिया यूनानी भारत पर चढ़ाई करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, आगे बोल रहा है, वहीं अशोक के उत्तराधिकारी इतने कमजोर ठहरे कि वे इस काल में आए, जितने भी ये अटैक हो रहे थे, बाहर से अटैक्स हो रहे थे, वो इन अटैक्स को रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जब अशोक के उत्तराधिकारियों के सामने ये इनके अटैक्स चालू होंगे तो वो कमजोर थे, अगर पावरफुल होते तो वो इसे रोक पाते और शायद ये डिक्लाइन नहीं होता। लेकिन ये सारी स्थितियां जो बन रही थी, शक उधर से धकेले जा रहे हैं, शकों के आने से यूनानी धकेले जा रहे हैं, इन सब स्थितियों में जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जा रहा है, उसमें एक कारण ये भी है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पॉलिटिकल वैक्यूम वाली स्थिति है, कोई महत्वपूर्ण पावरफुल शासक हमें वहां पर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, भारत पर हिंद यूनानी द्वारा पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। जब यूनानियों ने अटैक किया, इनको आगे हिंद यूनानी के नाम से जाना जाएगा, तो यूनानियों ने जब इन्वेड किया तो इजीली, क्योंकि यहाँ पे कोई पावरफुल रूलर तो था नहीं, तो इजीली वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर अटैक करके रूल करने लग जाएंगे। यह क्षेत्र सिकंदर द्वारा जीते गए क्षेत्र से भी बड़ा था। ऐसा भी कहा जाता है कि वे अयोध्या और पाटलिपुत्र तक चढ़ आए थे। हालांकि ये अतिशयोक्ति हमें दिखाई देती है, पाटलिपुत्र तो काफी दूर पड़ जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इंडो ग्रीक्स जब आए थे तो उन्होंने इतना बड़ा अपना क्षेत्र बना लिया था। जो सिकंदर जब आया था, पहले यूनानी, सिकंदर भी यूनानी था ना, तो सिकंदर द्वारा जीते गए क्षेत्र से काफी बड़ा क्षेत्र इंडो ग्रीक्स ने बनाया। हालांकि ये बोला जाता है कि वो अयोध्या पार करते हुए, सेंट्रल जो गंगा वैली है उसे पार करते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंच गया। लेकिन पाटलिपुत्र तो बहुत दूर पड़ जाएगा ना, वो बिल्कुल पूर्वी भारत वाला हिस्सा जो है, बिहार वाला, उधर पहुंच जा रहे हैं, लेकिन वहां तक तो इनका कंट्रोल नहीं था। है ये वाला रीजन इनके कंट्रोल में था। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक विख्यात, अब बहुत सारे यूनानी रूलर्स थे, मोर देन 30 रूलर्स ने रूल किया था, 30 से भी ज्यादा हमें यूनानी शासक यहाँ पे रूल करते हुए दिखाई दिए। तो क्या बोल रहा है, सबसे ज्यादा जो फेमस यूनानी शासक हुआ था उसका क्या नाम था? मिनांडर नाम था। ओके, और उसका रीन हमें दिखाई देता है 165 से 145 बीसी, 165 से 145 ईसा पूर्व में मिनांडर ने रूल किया। उसकी राजधानी पंजाब में शाकल, आज का जो सियालकोट हमें दिखाई देता है, उसको उसने अपना कैपिटल बनाया और उसने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया। ये जो गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र है ना, यहाँ
से गंगा उसकी ट्रिब्यूटरी जा रही है, दो नदियों का जो क्षेत्र होता है उस पर भी उसने अटैक किया था। तो यहाँ पर बता रहा है कि बहुत सारे यूनानी रूलर्स हुए थे, उनमें जो सबसे फेमस रूलर था उसका नाम था मिनांडर। मिनांडर का रीन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, रख सकते हैं अगर आप चाहे तो। और फिर बोल रहा है कि इसने अपनी कैपिटल किसे बनाई और ये कहाँ तक जाने की कोशिश करता है, गंगा यमुना दोआब वाले रीजन तक ये जाने की कोशिश करता है। आगे उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। देखो जो यूनानी आएंगे ना, बेसिकली मौर्यंस के टाइम पीरियड में ही बुद्धिज्म इतना ज्यादा फ्लोरिस्ड हो चुका था, बौद्ध धर्म का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो चुका था, जो हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है। तो जो यूनानी आते हैं, यूनानी बहुत सारे ऐसे किंग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो हमें पता लगता है कि जो यूनानी थे वो यहाँ आए और अटैक करके जब रहने लगे तो उनका भी बौद्ध धर्म में दिलचस्पी हुई, और वो जब बौद्ध धर्म के प्रभाव में आए तो काफी सारे कन्वर्ट भी हो गए बुद्धिज्म में। उसी में से एक ये भी थे जिनका नाम है मिनांडर। और मिनांडर ने किससे, तो यहाँ पर बताते हैं कि इन्होंने नागसेन जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, हमें पता है ना बुद्धिस्ट मॉन्क्स, तो नागसेन जो एक बौद्ध भिक्षु थे उनसे उन्होंने शिक्षा ली, किसकी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली कि ये बौद्ध धर्म में धर्मांतरित हो गए। और फिर इनके मन में जितने भी प्रश्न थे ना वो इन्होंने रखा किसके आगे, नागसेन के आगे, और नागसेन ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। और ये इनके बीच की जो वार्तालाप थी, प्रश्न और उत्तर, ये एक बहुत फेमस पुस्तक में दिखाई देता, और उस पुस्तक का क्या नाम था, मिलिंद पन्हो, ये उस बुक का नाम था जहां पर हमें इन दोनों के बीच हुई वार्तालाप दिखाई देती है। ठीक है, आगे भारत के इतिहास यूनानी शासन का महत्व इसलिए है कि यूनानी शासकों ने भारी संख्या में सिक्के जारी किए। अब बोल रहा है कि ये यूनानी जब इंडिया में आए, नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर इन्होंने रूल किया, तो इस समय इन्होंने कुछ भारत को दिया, बिल्कुल दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब ये भारत में आए तो इन्होंने बड़े लेवल पर कॉइन्स चलाए। इंडिया में क्या इसके पहले करेंसी चल रही थी? बिल्कुल चल रही थी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 600 BC के आसपास भारत में कॉइन चलना स्टार्ट हो गया था, जिसे हम बोलते हैं पंचमार्क कॉइन। ओके, यही पंचमार्क कॉइन जो है वो हमें मौर्यंस के टाइम पीरियड में भी दिखाई देते हैं, मयूर और अलग अलग छाप के रूप में। स्पेशली उन्हें एक तरह से सर्टिफाइड भी कर दिया था राज्य के द्वारा कि इस छाप वाले राज्य द्वारा एक तरह से बोल सकते हैं सर्टिफाइड करेंसी मानी जाएगी। तो करेंसी ऑलरेडी इंडिया में चल रही है। लेकिन जब हिंदू यूनान आए ना और इन्होंने इस क्षेत्र पर रूल किया तो इन शासकों ने बड़े लेवल पर करेंसी इंट्रोड्यूस किया। और इनका जो स्पेशल रोल है वो क्या, कि पहली बार ये ऐसे रूलर हुए जिन्होंने करेंसी पे यानी सिक्कों पर राजाओं का पोर्ट्रेट करना चालू किया। यानी अब जो इनके कॉइन्स होंगे ना, उन कॉइन्स पर राजाओं की चेहरे की आकृति छपी होती थी। और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बन जाता है। कैसे कि राजा की आकृति छपी है और प्लस ये भी लिखा था कि किस समय की बात है। तो जब हमें यूनानी रूलर्स के बारे में जानकारी लेनी थी तो हमने उन कॉइन्स का रेफरेंस लिया। उन कॉइन से हमें उन शासकों के बारे में पता लगा, उन समय के बारे में पता लगा। यानी काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उन कॉइन से, क्योंकि उसमें राजाओं की आकृति बनी हुई थी। तो ये हमारे लिए एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में काम करता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए। हमें पता लगता है कि पहली बार इंडिया में गोल्ड कॉइन यानी सिल्वर करेंसी तो ऑलरेडी चल रही थी, तो पहली बार जो गोल्ड मेटल है इसका कॉइन इंडिया में किसके द्वारा लाया गया, तो सबसे पहले इन्हीं के द्वारा गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया। इनके द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई गई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। यह कला विशुद्ध यूनानी नहीं थी तथा भारत में गांधार कला इसका उदाहरण थी। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये तो इन करेंसी के सेंस में कि बहुत सारे करेंसी इन्होंने इशू किया, उस पर राजा का पोर्ट्रेट हमें दिखाई देता है। गोल्ड कॉइन भी हमने यहाँ पर देखा। बोल रहा है कि इनके द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतीय जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है वहां पर यूनान की कला चलाई गई। मतलब जो यूनानी है उनका अपना एक आर्ट है और उनका अपना आर्ट जहां पर वो थे वहां से लेकर आएंगे। भाई हम जहां भी जाते हैं अपना संस्कृति लेकर जाते हैं, तो इनके द्वारा यहां से वहां मूव किया जाता है। और जब ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद ये वहां पर अपना कला जो है वो कला जो है उसका प्रभाव दिखाते हैं और उस कला को क्या बोला जाता है, हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। और इसी हेलेनिस्टिक आर्ट का रूप भारत में आगे चल के हमें गांधार कला के रूप में दिखाई देगा। ये वही गांधार कला है जिसमें महात्मा बुद्ध की बड़े लेवल पर मूर्तियां बनेंगी जब कुशांस हमें रूल करते हुए दिखाई देते हैं। ओके, तो बहुत बड़ी संख्या में गांधार आर्ट पे मूर्ति बनती हुई दिखाई देती है महात्मा बुद्ध की। उसको हमें आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे। तो इनके द्वारा कुछ
इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें भारत में योगदान दिखाई देता है। नंबर ऑफ करेंसी बहुत सारे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, पोर्ट्रे करना राज्य का, या फिर गोल्ड करेंसी जो है इंट्रोड्यूस करना, ये सारी चीजें, और हेलेनिस्टिक आर्ट के बारे में हमने पढ़ा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, शक। अब हिंद यूनानी जो थे ये यहाँ पर रूल कर रहे थे, और इसी बीच आपने पढ़ा था कि यहाँ पर इनको किसने रिप्लेस किया था, शकों ने बैक्टीरिया से रिप्लेस किया था। तो आगे शक भी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अटैक करते हुए हमें नजर आएंगे। और क्या बोल रहा है कि यूनानियों के बाद शक आए और इन्होंने यूनानियों से कहीं अधिक भाग पर कब्जा कर लिया। यानी इन यूनानियों के बाद भारत में हमें कौन दिखाई देते, शक दिखाई देते। और शक जब आएंगे तो इनका रीजन यूनानियों से भी बड़ा था। इवन ऐसा कहा जाता है कि ये जो गुजरात वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है, सेंट्रल इंडिया वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है, इन सब पर कौन रूल कर रहे थे, शक रूल कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शकों की 5 शाखाएं थी, मतलब शक जो है ना, इनकी अलग अलग ब्रांचेस हमें दिखाई देती हैं। भारत में अलग अलग ब्रांचेस आई थी। इन 5 शाखाओं में एक शाखा हमें कहाँ की दिखाई देती है, अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, तीसरी मथुरा, चौथी पश्चिम भारत और 5वीं दक्कन। यानी ये जो शकों की अलग अलग ब्रांचेस आ रही है, ये भी ट्राइब थे, और शकों की जो अलग अलग ब्रांचेस आई ये आके भारत के अलग अलग रीजन में रूल करने लग जाती हैं। जैसे एक शाखा अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर रूल करेगी, एक शाखा पंजाब वाले रीजन में अपनी कैपिटल तक्षशिला ये बना लेती है, एक शाखा इधर चले जाती है मथुरा तक, एक पश्चिम भारत में काफी लेट तक रूल करते हुए दिखाई देते हैं। इवन शक के बाद पार्थियन भी आ जाएंगे, पार्थियन के बाद कुषाण भी आ जाएंगे, कुषाण चले भी जाएंगे, सातवाहनों के टाइम तक यहाँ पर ये पश्चिम भारत वाली जो शाखा है वो रूल करते हुए दिखाई देती है। और 5वीं शाखा जो हमें दक्कन वाले क्षेत्र में दिखाई देती है। तो ये जो इंडो ग्रीक्स थे ना, ये तो केवल यहाँ तक सीमित थे, लेकिन जो शक आएंगे ना, उनका एक्सपांशन और बड़े लेवल पर हमें दिखाई देता है, अलग अलग ब्रांचेस के फॉर्म में आए। लगभग 57 से 58, लगभग 57 से 58 ईसा पूर्व में, क्योंकि शक जो है वो सेंट्रल इंडिया में रूल कर ही रहे थे, तो इनका भारतीय राजाओं महाराजाओं के साथ छोटे मोटे वॉर होते रहते थे। तो लगभग 57 से 58 ईसा पूर्व के आसपास उज्जैन के एक राजा थे, उन्होंने शकों से युद्ध किया। ना केवल युद्ध किया बल्कि उज्जैन के किंग ने शकों को पराजित भी करा, उन्हें डिफीट भी किया। और यह राजा अपने को विक्रमादित्य कहता था, इसका नाम था विक्रमादित्य। और यहीं से ये जो विक्रमादित्य टाइटल है वो बहुत फेमस हो जाएगा, और आगे बहुत सारे रूलर हमें ये टाइटल लेते हुए दिखाई देंगे। और जब विक्रमादित्य शकों को पराजित कर देता है, तो पराजित करने के उपलक्ष्य में उसके द्वारा एक संवत चलाया गया था, कैलेंडर चलाया गया था, जिसका नाम था विक्रम संवत। हमारा फर्स्ट सेशन था इंट्रोडक्शन लेक्चर, उस इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने इस विक्रम संवत का जिक्र किया था। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। हम भारतीय इतिहास में 14 विक्रमादित्यों के नाम सुनते, आगे आप बहुत सारे ऐसे रूलर सुनेंगे जिनका नाम विक्रमादित्य हमें दिखाई देता है, जिनमें सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य वाले नहीं है, आगे जब आप गुप्तों के बारे में पढ़ोगे तो इनके बाद जब हम गुप्ता पढ़ते हैं, पोस्ट मौर्यन के बाद गुप्ता एरा, तो वहां पे हमें बहुत सारे अलग अलग रूलर्स दिखाई देते हैं, जिनमें से एक कौन थे, चंद्रगुप्त सेकंड भी थे, जिनमें सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। तो बोल रहा है कि यहाँ से विक्रमादित्य टाइटल फेमस हुआ, और इतिहास में हमें 14 लगभग विक्रमादित्य राजा दिखाई देते हैं, जिनमें सबसे फेमस विक्रमादित्य किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड को माना जाता है, जो गुप्त डायनेस्टी के रूलर थे। अभी हमें वहां पर नहीं जाना है, बस एक फैक्ट था तो वो यहाँ पर बता दिया। तो कुल मिला के शक आए 5 ब्रांचेस के रूप में इंडिया के अलग अलग रीजन्स पे रूल कर रहे थे। सेंट्रल इंडिया में हमें इनका एक छोटा सा वॉर भी होता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। भारत के पश्चिम के शकों ने लगभग 4 सदियों तक राज किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो शकों की ब्रांच जो पश्चिम भारत में हमें दिखाई देती है, ये लगभग 4 सदी तक रूल करते हुए दिखाई देती है, लगभग 400 साल से भी ज्यादा। मैं ये बोल रही हूँ कि आगे पार्थियंस आएंगे तो शक रिप्लेस हो जाएंगे, कुषाण आएंगे, शक यहाँ से गायब हो जाएंगे, लेकिन जो शकों की ये वाली ब्रांच थी ना, पश्चिम भारत वाली, ये यहीं पे बनी रहेगी। ओके, जूनागढ़ और उसके आसपास के रीजन में, इवन यहाँ पर सातवाहन तक रूल करने लगते हैं, तब तक हमें ये दिखाई देते हैं। गुप्ताज आ जाएंगे, वो रूल करने लगते हैं, तब तक ये दिखाई देते हैं। और गुप्ता रूलर, जो गुप्तों के राजा थे, उन्होंने फाइनली इन शकों को पराजित किया और फिर यहाँ से इन्हें रिप्लेस किया। तो पश्चिम वाले जो शक थे ना, ये 4 सदियों तक हमें रूल करते हुए दिखाई देते हैं। ओके, किस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में। वे गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से लाभान्वित हुए और उन्होंने भारी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए। अब ये इस रीजन में इतने लंबे समय तक क्यों बन के रह गए? क्योंकि जो गुजरात वाला जो क्षेत्र था ना, यहाँ पर ये जहाज से व्यापार कर रहे थे और उसका उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। और उस प्रॉफिट से क्या होगा? आपका ट्रेड अच्छा होगा, आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होगा, आपकी मिलिट्री भी बहुत अच्छी होगी,
मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, तो इसलिए ये लंबे समय तक यहाँ पर टिक पाए, यहाँ पर ये बात बोल रहा है, ठीक है। और इसी वजह से लंबे समय तक रह पाए, और इनकी क्वालिटी भी थी, ये बहुत सारे करेंसी इशू कर रहे थे। तो जो पश्चिम भारत वाले शक थे ना, इन्होंने बहुत सारी करेंसी इशू की थी यहाँ पर, ठीक है। अब शकों में कौन सा फेमस रूलर हुआ, जैसे यूनानियों में मिनांडर के बारे में हमने पढ़ा, वैसे ही शकों का एक बहुत फेमस रूलर था जिसका नाम था रुद्रदमन फर्स्ट। इसका टाइम पीरियड बात कर रहा है 130 to 150 एडी। अब किधर चला गया, जीरो के पार। तो रुद्रदमन फर्स्ट, जिसका 130 से 150 ईस्वी समय था, इसका शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के एक बड़े भाग में था। यानी ये जो पूरा रीजन है ना पश्चिम भारत का, यहाँ पर ये हमें रूल करते हुए दिखाई देते हैं। उसने काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र का मशहूर झील, जिसका नाम था सुदर्शन झील, उसका जीर्णोद्धार कराया, और यह झील मौर्य काल की थी। आपको पता है मौर्यंस ने इंडिया में बहुत बड़ा एम्पायर अपना एस्टैब्लिश किया था, और हमें पता लगता है कि मौर्यंस, हमने पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में, सिंचाई की सुविधा पर उन्होंने काफी काम किया, सिंचाई पर कर भी लेते थे, टैक्स भी इंपोज करते थे, और उसके लिए कैनाल वगैरह बनाते रहते थे। इवन नहरों के पूरे देखरेख के लिए भी उन्होंने अधिकारी नियुक्त किए थे। ये हमें मेगास्थनीज की बुक से पता लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि मौर्यंस ने एक लेक बनाया था इस जगह पे, जिसका नाम था सुदर्शन झील, और उस लेक की मरम्मत कौन कराता है, रुद्रदमन फर्स्ट, क्योंकि ये भी काम कर रहा था इरिगेशन फैसिलिटी पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। रुद्रदमन के बारे में एक और अचीवमेंट है कि संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। ओके, यहां से संस्कृत थोड़ा प्रमोट होने लग जाती है शकों के टाइम पीरियड से, और कुषाण के टाइम पीरियड में तो बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि जो बुद्धिज्म फॉलोअर करने वाले बात करते थे पाली लैंग्वेज की, वो आगे संस्कृत लैंग्वेज की बात करेंगे, बुक्स उनकी निकाली जाएंगी संस्कृत में। तो रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किसने इशू किया था, रुद्रदामन ने। हमें पता लगता है कि जो रुद्रदामन हुआ था ना, इसने सबसे बड़ा संस्कृत का अभिलेख इशू किया था। ओके, इसके पहले क्या भारत में इंस्क्रिप्शन नहीं थे, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस थे, हमने डिस्कस किया मौर्यंस के टाइम पीरियड में, अशोका के टाइम पीरियड में, लेकिन वो हमें किस में दिखाई देते हैं, दूसरी भाषाओं में दिखाई दे रहे थे, प्राकृत भाषा में। पहली बार विशुद्ध संस्कृत में सबसे बड़ा अभिलेख कौन लेकर आते हैं, शकाज लेकर आते, वो भी कौन, रुद्रदामन फर्स्ट। तो शक आए, इन्वेट किया, बहुत बड़ा इनका एम्पायर था, कंपेयर करें हम तो यूनानियों से ज़्यादा था, हिंद यूनानियों से। फिर हमने देखा कि 5 ब्रांचेस के फॉर्म में आए, वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट पर ये रूल करते हैं, ये हमें इनका रीजन दिखाई देता है। इन्होंने मौर्यंस की एक झील थी, एक फेमस जो रूलर था रुद्रदमन फर्स्ट, उसने उस झील की मरम्मत कराई। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अगला जो हमें दिखाई देता है, इन्हें बोलते हैं पार्थियाई या फिर पहलव। जो पार्थियंस थे ना, इनके बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं देखना, मतलब ये बहुत कम क्षेत्र में रूल करते और बहुत ही कम समय के लिए ये आए थे पार्थियंस। इंडो ग्रीक्स का अच्छा खासा प्रभाव था, शकों का हमें लंबे समय तक दिखाई देता है। पश्चिम भारत की अगर मैं बात करूं, पार्थियंस बहुत छोटे समय तक और बहुत कम क्षेत्र पर प्रभाव जमा पाए। जो कुषाण होंगे ना, उनका प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ, इस क्षेत्र में पार्थियंस हमें दिखाई देंगे, ठीक है। अनेक संस्कृत ग्रंथों में इन दोनों जनों के एक साथ उल्लेख मिलते हैं। शक पहलव बोल रहे कि जब शक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रूल कर रहे थे ना, इसी समय पार्थियंस भी आ जाते हैं, और बहुत सारे हमें ऐसी बुक्स मिलती हैं जिसमें शक पहलव एक साथ नाम यूज किया गया है, यानी शक रूल कर ही रहे थे, उनके पैरेलल पार्थियंस आ जाते हैं, वो दूसरे क्षेत्र में रूल करते हैं, ये दूसरे क्षेत्र में, लेकिन पैरेलल इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे ये हमें रूल करते हुए दिखाई देते हैं। अनेक संस्कृत ग्रंथों में इन दोनों जनों का एक साथ उल्लेख शक पहलव के रूप में हुआ है, जिससे पता लगता है कि ये दोनों समूह जो है कुछ समय तक देश के एक भाग में रूल करते थे। ये ईशा की पहली सदी में पश्चिमोत्तर भारत में एक छोटे से भाग पर ही सत्ता जमा सके। अब बोल रहे हैं कि बहुत बड़े क्षेत्र पर नहीं, एक छोटा सा ही क्षेत्र था जहां पर इनका रूल था पार्थियंस का। ओके, सबसे प्रसिद्ध जो पार्थियाई राजा हुआ था उसका नाम था गोंडोफर्निस, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके काल में एक सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचार करने वाले यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, तो क्रिश्चियनिटी इंडिया में एंट्री हो रही है। ओके, तो ईसाई धर्म प्रचारक जो है सेंट थॉमस या थॉमस, वो हमें इंडिया में एंट्री करते हुए दिखाई देते हैं गेंडोफर्निस के टाइम पीरियड में। आगे भी शकों की तरह भारतीय राजतंत्र के और समाज, ये भारतीय राजतंत्र और समाज के अंग बन जाएंगे। यानी ये जितने भी हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत में ही बसकर, भारत के ही बनकर रह जा रहे हैं, ठीक है।
तो ये ऐसा नहीं था कि यहाँ रूल करे, यहाँ से अपने क्षेत्र में लेकर जा रहे हैं, जब ये यहाँ आ रहे तो यहीं पर रूल करे, यहीं खा रहे हैं, पी रहे, सब कुछ यहीं लगा रहे हैं। ओके, तो ये था पार्थियंस। पार्थियंस के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हमें पढ़ना है, कुशान्स को पढ़ना है। तो बिल्कुल सिंपल है ना, आई होप सबको लर्न हो गया होगा। सबसे पहले हमने देखा इंडो ग्रीक, बैक्टीरिया से आए थे, बैक्टीरिया में उनको किसने खदेड़ा, तो बैक्टीरिया से उनको शकों ने खदेड़ा। इंडो ग्रीक आके यहाँ पर रूल करते हैं। फेमस रूलर हमने देख लिया कौन था, तो मिनांडर के बारे में हमने पढ़ा, उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे, वो हमने देखा। फिर हमने किसके बारे में जाना, शकों के बारे में जाना। शक के बारे में हमने देखा कि शक है 5 ब्रांचेस के फॉर्म में और इंडो ग्रीक से ज्यादा बड़े क्षेत्र में ये फैले हुए थे और इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट था यहाँ पर तो 4 सदियों तक बने रहेंगे। शकों के एक फेमस रूलर थे रुद्रदमन फर्स्ट, उनके हमने अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करा। फिर हमने देखा पार्थियंस। जब पार्थियंस आएंगे ना तो वो शकों के पैरेलली रूल करते हैं भारत के एक छोटे से क्षेत्र में। इसका एक फेमस रूलर था गोंडोफर्निस, उसके बारे में हमने जाना, जहां पर ईसाई धर्म प्रचारक आते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कुशान्स। कुशान जब आएंगे ना सबको रिप्लेस कर देंगे, बस शक बच जाएंगे इस छोटे से क्षेत्र में। बाकी पूरा कुशान जो है इतने बड़े क्षेत्र में अपना एम्पायर क्रिएट करेगा। ये जो पूरा सिल्क रूट है ना, जहां से आज सिल्क रूट की बात की जाती है, चाइना चला रहा है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, तो वो इसी रीजन की बात कर रहा है। ठीक है, तो पार्थियाई जो लोग थे उनके बाद कुशान आए, जो यूची और तोखरी भी कहलाते थे। कुशानों को यूची और तोखरी भी कहा जाता था। तो अगर ये टर्म आ रहा है एग्जाम में तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना, इस पे आप लोग स्टार बना लेंगे। यूची कबीला जो था वो 5 कुलों में बट गया था, कुशान उन्हीं में से एक कुल के थे। बोल रहे कि ये किससे संबंध रखते थे, यूची या जिन्हें तोखरी कहते थे। आगे पता लगता है कि यूची कबीला की 5 ब्रांचेस थी और उन 5 ब्रांच में से एक जो ब्रांच थी उसको कुशान कहा जाता था। बेसिकली कुशान होते क्या थे, तो ये सेंट्रल एशिया के खानाबदोश लोग थे। खानाबदोश का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अपने जानवरों को लेकर। ठीक है, इन्होंने पहले बैक्ट्रिया और उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया, वही शकों वाले क्षेत्र पर ही आए। पहले बैक्ट्रिया में आए, फिर नॉर्थ अफगानिस्तान वाले रीजन में आए और वहां से धीरे धीरे ये काबुल की ओर बढ़े, हिंदू कुश को पार करते हुए गंधार वाले रीजन पे कब्जा किया और यूनानियों और पार्थियाओं को अपदस्थ करके फाइनली इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक है, तो कुशानों के बारे में बता रहा है कि ये किस जनजाति से संबंध रखते थे, उसकी कौन सी ब्रांच थे और ये किस तरह यहाँ पर मूव करके, और ये पहले कैसे थे, खानाबदोश थे। ठीक है, उनका साम्राज्य जो है कुशानों का एम्पायर बोल रहा है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। अमु दरिया रिवर है वहां से लेकर गंगा तक, इतना बड़ा इनका एम्पायर था। मध्य एशिया के खुरासान से लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी, ये पूरा किंगडम दिखाई देता है किसका, कुशानों का। इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने स्टैब्लिश किया था, बहुत पावरफुल थे। कुशानों ने पूर्वी सोवियत गणराज्य में शामिल मध्य एशिया का अच्छा खासा भाग, ईरान का हिस्सा, अफगानिस्तान का कुछ अंश और लगभग पूरा पाकिस्तान और लगभग समूचा उत्तर भारत अपने शासन में कर लिया था। जब ईरान रूल करना चालू करते हैं, मिलिट्री एक्सपेंशन करते हैं, तो हमें पता लगता है कि जो पूर्व का पूर्व सोवियत गणराज्य वाला क्षेत्र था ना, उसको इसके अलावा सेंट्रल एशिया का एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया, पूरा का पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा और इधर आ जाइए इंडिया का नॉर्थ पार्ट जो है वो पूरा का पूरा कुशानों ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसने अनेक लोगों और संस्कृतियों को आपस में घुल मिल जाने का अवसर दिया, जो संस्कृति आज विश्व के 9 देशों में फैली हुई है। देखो, कुशान्स भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में थे, भारत के अलावा सेंट्रल एशिया के बहुत बड़े क्षेत्र में है। इसके अलावा जो सोवियत संघ वाला रीजन है वहां हमें दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो क्योंकि ये इतने बड़े रीजन में रूल कर रहा था तो यहाँ पर क्या हो रहा था, लगातार संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा था। और कल्चर्स जब मूव करेगा तो एक का कल्चर दूसरा अपनाएगा, दूसरे का कल्चर तीसरा अपनाएगा, आप समझ रहे हो। और यही रीजन है कि आज आप इधर के 9 देशों की बात करो तो उनमें बहुत सारी कल्चरल सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, बहुत सारी सांस्कृतिक एकता हमें दिखाई देती है, काफी सारी सांस्कृतिक गतिविधियां हमें एक जैसी दिखती है। उसका रीजन क्या है कि कभी कुशानों ने उस रीजन में रूल किया हुआ था और वहां पर काफी लंबे समय तक रूल था, तो आदान प्रदान हुआ उन संस्कृतियों का जो आज हमें अलग अलग देश के रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, हम कुशानों के 2
दो राजवंश पाते हैं। भारत में जो इनका पहला राजवंश था उसकी स्थापना किसने की थी? कैडाफिसिस नामक जो रूलर था उन्होंने किया था। मतलब कैडाफिसिस एक बोल रहा है घराने की बात कर रहा है, वहां से हमें निकलता हुआ दिखाई देता पहला राजवंश। ठीक है, इसके दो फेमस रूलर हुए थे। पहला शासक जो था जिसके प्रथम शासक ने हिंदू कुश के दक्षिण में, मैंने नाम रिमूव कर दिया इसलिए क्योंकि नाम डाल देती फिर बच्चे उसको याद करने लग जाते, इतने नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहला जो हमें घराना दिखा देता है कैडाफिसिस। कैडाफिसिस जो है उसके पहले शासक के बारे में एक क्वालिटी है कि उसने हिंदू कुश के दक्षिण में सिक्के चलाए। ठीक है, और रोमन सिक्कों की नकल भी की, नकल करते हुए तांबे के सिक्के ढलवाए। मतलब ये भी करेंसी इशू कर रहे हैं जब ये इंडिया में आ रहे हैं। और दूसरे शासक जो थे उसने बड़ी संख्या में क्या चलाई थी? सोने की मुद्राएं चलाई थी। तो जो पहली वाली शाखा आ रही है ना वो कॉइन इशू कर रही है काफी ज्यादा, उसके दो फेमस रूलर ने ये काम किया। वहीं दूसरे राजवंश, इसको स्टार बना लेना है, उसमें कनिष्क आया। ओके, और कनिष्क जो है इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है क्योंकि इसने ऊपरी भारत निचली सिंधु घाटी तक पूरा का पूरा अपना प्रभुत्व फैला लिया। यानी एक्चुअल जो एक्सपांशन हुआ कुषाणों का वो किसके टाइम पीरियड में हुआ है? कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, आरंभिक कुषाण राजाओं ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो क्या इसके पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन इशू हुआ? बिल्कुल हुआ है। इसके पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन इशू किया था इंडो ग्रीक रूलर्स ने सबसे पहले। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या में और सबसे अच्छी क्वालिटी के साथ, तो बहुत बड़ी संख्या में आगे गुप्ताज भी गोल्ड कॉइन इशू करेंगे लेकिन उनकी क्वालिटी वो मेंटेन नहीं रख पाए। लेकिन इनकी हम बात करें तो आरंभिक कुषाण राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने की मुद्राएं जारी की जो धातु शुद्धता में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। ठीक है, तो बोलते हैं कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जो इनके गोल्ड कॉइन्स थे इन्होंने बहुत, जैसे सबसे पहले इंडो ग्रीक ने इशू किया ना, लेकिन बहुत सारे इशू नहीं किया। ये आएंगे तो बहुत सारी संख्या में गोल्ड कॉइन इशू करेंगे, गुप्ताज भी इशू करेंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी जो थी गोल्ड कॉइन की अच्छी नहीं थी। इनकी गोल्ड कॉइन की क्वालिटी अच्छी थी। इनके अभिलेख पश्चिमोत्तर भारत, सिंधु, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, इन सभी जगह पर हमें कुषाणों के इंस्क्रिप्शंस दिखाई देते हैं। और जहां जहां अभिलेख है इसका मतलब है वो क्षेत्र इनके नियंत्रण में था। सिंपल सी बात है ना, आप दूसरे राजा के क्षेत्र में तो जाके अपना पिलर नहीं लगवा पाओगे ना, तो आप उसी के क्षेत्र में लगवाओगे जो आपका क्षेत्र है। तो बेसिकली ये सारे क्षेत्रों में इनका इंस्क्रिप्शन मिलना ही दिखाता है इनका प्रचार प्रसार कहां तक था, इनका क्षेत्र कहां तक था। किसका? कनिष्क का। इन्होंने गंगा यमुना द्वाब के अतिरिक्त मध्य गंगा के मैदानों के काफी भागों को जीत लिया था। और ये हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता लगता है, उनके करेंसी से, उनके इंस्क्रिप्शन से, ये सब बताते हैं जहां तक ये फैला हुआ है वहां तक उनका क्या होगा? क्षेत्र होगा। ठीक है, मथुरा में जो कुषाणों के सिक्के, अभिलेख, संरचनाएं, मूर्तियां मिली है उससे पता चलता है कि मथुरा भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। इतने बड़े लेवल पर मथुरा में एक्टिविटी चल रही थी। इवन हमें पता लगता है कि बड़ी संख्या में मथुरा में महात्मा बुद्ध जी की मूर्तियां बनाई जाती थी गांधार कला में। और वो कौन बना रहे थे? कनिष्क ही बनवा रहे थे। बुद्धिज्म के बहुत बड़े फॉलोअर भी थे और बुद्धिज्म के भी किस सेक्ट के? महायान सेक्ट के। तो बेसिकली यहाँ पर यही बोला है कि कुषाण जो करेंसी इशू कर रहे थे, जो वो सिक्के चला रहे थे, या जो उनके अभिलेख मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, वो हमें बहुत ज्यादा संख्या में मथुरा में दिखाई दे रही है, जिसको देखकर लग रहा है कि मथुरा में इतने बड़े लेवल पर एक्टिविटी चल रही थी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण भी बोला जा सकता है। जबकि इसकी पहली राजधानी आज के पाकिस्तान में पुरुषपुर या फिर जो पेशावर है वो इनकी फर्स्ट कैपिटल थी, यानी इनकी मेन कैपिटल थी पुरुषपुर, पेशावर। और इसके अलावा मथुरा में इनकी बहुत बड़ी एक्टिविटी थी जो दिखाता है कि ये इनकी सेकंड कैपिटल होगी। आगे बोल रहा है कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था। सबसे पावरफुल रूलर हमें कनिष्क ही दिखाई देता है। उसके द्वारा 78 ईस्वी में एक संवत चलाया गया था जो शक संवत कहलाता है। तो फर्स्ट जो हमारा सेशन था वहां पे हमने विक्रम संवत का जिक्र किया। विक्रम संवत कहां से आ रहा है? शकों से आ रहा है। फिर हमने देखा शक संवत कहां से आ रहा है? तो कुषाण जो है वहां से हमें शक संवत चलते हुए दिखाई दे रहा है। उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण संरक्षण किया। जैसे अशोका डेडिकेटेड था बुद्धिज्म के प्रति, वैसे ही हमें पता लगता है कि ये भी बौद्ध धर्म के प्रति काफी ज्यादा इसका डेडिकेशन था, बहुत डेडिकेटेड था। इवन
इसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट कराई थी। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बौद्ध धर्म का संगति या बैठक एंशिएंट टाइम में 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, 3 के बारे में हम पढ़ चुके थे। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कराता है? कश्मीर में यही कराता है कनिष्क। और इसी चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के सन्यासियों के बीच में मतभेद हुआ और 2 बौद्ध धर्म के सेक्ट निकलते हुए दिखाई दिए, एक जिसे हीनयान कहा गया, दूसरा जिसे महायान कहा गया। हीनयान वो थे जो महात्मा बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीव करते थे और महायान सेक्ट वाले वो थे जो बात करते थे किसकी? जैसे महात्मा बुद्ध ने बोला था कि ज्ञान चाहिए तो आप योगा करो, आप आत्ममंथन करो, आप क्या करो? ध्यान करो। लेकिन महायान सेक्ट बोला था नहीं, आपको मुक्ति चाहिए तो आप महात्मा बुद्ध जी की पूजा करिए, मूर्ति पूजा करिए। और जो बड़े बौद्ध सन्यासी है जो अपना मोक्ष रोककर आपके लिए बैठे, आप उनकी शरण में चाहिए, ये बोल रहा था महायान सेक्ट। हीनयान बोलता था मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, महायान बोला था मूर्ति पूजा करिए। और पहली बार मानव की मूर्ति बनाकर पूजा यहीं से चालू होगी। और वो मानव कौन हुए? महात्मा बुद्ध पहले मानव थे जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा चालू की गई महायान सेक्ट के द्वारा। तो ये जो थे ना कनिष्क, ये महायान सेक्ट के बहुत बड़े प्रमोटर थे। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से पोषित किया और स्पेशली बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को। कनिष्क कला और संस्कृत साहित्य का भी महान संरक्षक था, यानी आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, इन सबको भी ये बड़े लेवल पर प्रमोट कर रहा था। और इनका आर्ट आर्किटेक्चर आपको दिखाई देता है। महात्मा बुद्ध जी की बड़ी संख्या में जो मूर्तियां बनती है ना, वो हमें कनिष्क के टाइम पीरियड में दिखाई देती है। तो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, इसका भी बहुत बड़ा संरक्षक था। कनिष्क के उत्तराधिकारी पश्चिमोत्तर भारत पर लगभग 230 ईस्वी तक राज करते रहे और उनमें से कुछ ने तो शुद्ध भारतीय नाम भी धारण किए। बोल रहे कि ये इतने भारतीय हो चुके थे कनिष्क के उत्तराधिकारी या ये जो कुषाण डायनेस्टी के रूलर है, वो इतने भारतीय हो चुके थे कि आगे हमें पता लगता है कि ये भारतीय नाम को अपनाने लग जाएंगे। जैसे एक हमें कुषाण डायनेस्टी के रूलर का नाम मिलता है वासुदेव। वासुदेव इंडियन नेम है, मतलब इतने ज्यादा ये यहाँ से भारतीय होते हुए दिखाई देती है। क्लियर हो गया? सभी के समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हिंद सासानी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3री शताब्दी के मध्य तक ससानियों ने निचले सिंधु क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। शुरू में वो इस क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र कहते थे। आगे चल के हमें एक और फॉरेन इन्वेडर दिखाई देते हैं जिसे हम हिंद सासानी कहते हैं, जो भारत के इस क्षेत्र पे रूल करते हैं कुषाणों के बाद। इनका टाइम पीरियड बता रहा है 262 एडी ईस्वी की बात कर रहा है कि एक ससानी अभिलेख में इस क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, हिंद ससानी ने भारत में एक सदी से थोड़ा कम ही शासन किया, लेकिन उन्होंने बहुत सारे सिक्के जारी करके भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिए। लेकिन ये जब यहाँ पर आएंगे तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है इंडिया के इकोनॉमी में। जो करेंसी देखो ज़्यादा इश्यू हो गया और करेंसी अच्छी क्वालिटी की इश्यू होगी तो उससे क्या होगा? ट्रेड फ्लोरिस्ट होगा, एक मानदंड स्थापित होगा, ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, मिलिट्री अच्छी होगी, स्ट्रेंथन होंगे आप, बहुत सारी डेवलपमेंट के हमें अलग अलग तरीके दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मध्य एशिया से संपर्कों के प्रभाव। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सेंट्रल एशिया से जो संपर्क हुआ भारत का, उसका हमें क्या इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो जो राइटर है वो चैप्टर के एंडिंग ऐसे करता है कि सेंट्रल एशिया से संपर्क, उसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। पहला, भवन और मृदभांड, जो घर बन रहे हैं और जो मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, उन पर अब हमें जो मध्य एशिया है उनका प्रभाव दिखाई देता है। उन भवनों के बनने में, उन आर्किटेक्चर्स जो बनते हैं, भवन या मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, अब उनमें कुछ चीजें उनकी भी ऐड हो जाती है। शक कुषाण काल में भवन निर्माण के कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई, यानी जो घर बन रहे हैं भारत में, उसमें हमें एक अलग ही ड्रास्टिक चेंज दिखाई देता और वो चेंज पॉजिटिव मैनर में था। तो बोल रहे भवन निर्माण के कार्यों में बहुत ज्यादा हमें प्रगति होती हुई दिखाई देती है, जैसे कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में किया जाएगा। मौर्यंस के टाइम पीरियड तक हम देखते हैं बहुत बड़े लेवल पर पकी ईंटों वगैरह का प्रयोग नहीं होता है। इवन मौर्यंस का भी जो अपना बना हुआ था महल वगैरह, हम देखते हैं लकड़ी के ही बनते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए वो आगे अवशेष बचे नहीं रह पाए। लेकिन इनके आने से पता लगता है कि पकी ईंटों का प्रयोग होगा भवन के फर्श बनाने में, और यहां तक कि ईंटों का प्रयोग कुओं के निर्माण में भी होने लग जाएगा। किसके प्रभाव से? जो शक कुषाण थे उनके प्रभाव से, क्योंकि उनके वहां पर वो चीजें चल रही थी तो वो अपने साथ वो चीजें भारत में लेकर आएंगे। कुषाण काल का अपना खास था मृदभांड है, मतलब कुषाण टाइम पीरियड में हमें एक अलग टाइप का पोट्री दिखाई देता है। लाल बर्तन जो सादा भी है और पॉलिशदार भी है और बनावट में मध्यम से उत्तम तक है। तो कुषाणों के टाइम पीरियड में हमें एक अलग टाइप के ही लाल बर्तन दिखाई देते थे, कुछ सिंपल थे, कुछ पे पॉलिश
किया हुआ था और ये जो बर्तन हमें दिखाई देते ना, बेसिकली इन बर्तनों का प्रयोग होता था उस पूरे रीजन में जहां पर कुषाण रूल कर रहे थे। असाधारण बर्तन है जैसे फुहारों और टाइलों वाले पात्र भी हमें इस समय दिखाई देते हैं। बर्तन पात्र मतलब जो सामान रखने का होता है, जैसे कि जल पात्र वगैरह, वो हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार लाल पॉलिशदार मृदभांड बनाने की कला मध्य एशिया में सुविदित थी और वो कला फरगना जैसे कुषाण सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर प्रचलित थी। ये जो कला थी वो कहाँ थी और कहाँ से मूव करके आई है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो काफी कुछ इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है इनका इंडियन आर्ट एंड कल्चर पर, इंडियन लिटरेचर पर, या फिर हम सकते हैं इंडियन सोसाइटी पे, क्योंकि आप रह रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंपैक्ट डालेंगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। इसके जो कुछ पॉइंट्स है वो हम लिंक करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर से। तो आई होप आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और पूरी की पूरी सीरीज को आप अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा हम डिटेल में इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।